नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में हमारे आज तक 171 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 172वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 900 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 901वीं नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं ये सीखने के लिए कि जन्म कुंडलियों का अध्ययन किस तरह से किया जाता है, तो मेरे साथ साथ इन जन्म कुंडलियों को भी आप अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते हुए चलिए और इन जन्म कुंडलियों को मेरे साथ देखते हुए चलिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जन्म कुंडली के अध्ययन को करने में हो जाएगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका आने वाला मंथ कैसा है, आपका वार्षिक राशिफल कैसा है एवं विभिन्न ग्रहों का गोचर परिवर्तन आपकी लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में 2 लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर क्लिक करके उन प्लेलिस्ट को अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने इस वर्ष को, इस मंथ को बेहतर बना सकें और जो परेशानियां आ रही हैं उनको कम कर सकें, इन विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के एंड में की जा चुकी है। तो अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार उन वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये वर्षा गुप्ता जी की है। तो वर्षा गुप्ता जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 23 अगस्त 1971। जन्म का समय बताया हुआ है इन्होंने 11:05 सुबह के। दोपहर लिखा है इन्होंने 11:05 सुबह होती है, दोपहर 12 के बाद होती है। और हाथरस इनका जन्म स्थान है, उत्तर प्रदेश। तुला लग्न की जन्म कुंडली है इनकी और राशि बनती है कन्या। गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। देखिए, गुरु की महादशा में राहु का अंतर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आप तुला लग्न के हो, गुरु इस कुंडली में मार्केश होते हैं और राहु चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ में प्रबल अंगारक योग लगा करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं परेशानी का कारण ये बन रहा होगा। इन्होंने पूछा है मेरा आगे का जीवन सुख में रहेगा या दुख में, पति के साथ बीतेगा आगे का जीवन या बेटे के साथ, कृपया करके बताने का कष्ट करें। इनके इस प्रश्न से साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं। देखिए, सबसे पहले तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जाकर के चतुर्थ स्थान में राहु के साथ में, उच्च राशि में वक्री हुए, फलतः नीच का फल दे रहे हैं। तो सप्तमेश तो पीड़ित हो गए। सप्तम भाव को यदि आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो मंगल की दृष्टि इस पर पड़ रही है, सिर्फ मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो भाव जो है अगर देखा जाए तो उन्हीं का भाव है, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। और जो पति के कारक गुरु है वो द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में, शनि के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट और अति मित्र होकर के बैठे हैं। दाम्पत्य की स्थिति उतार चढ़ाव वाली तो है, बट पूरी तरह से खत्म तो नहीं कहूंगा मैं। संतान भाव के स्वामी अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं जाकर के, और नवमांश कुंडली में शनि इनका नीच का है और संतान का कारक जो गुरु है वो 4 अंश पर है, तो मृत अवस्था में है कहीं ना कहीं। और संतान स्थान पर यदि हम देखते हैं तो सूर्य और शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, आपकी कुंडली तो इस बात को साफ प्रदर्शित कर रही है कि जो बेटा है आपका, बेटे के साथ में तो डिस्टेंस है, बेटे के साथ में बहुत ज्यादा साथ रहने का योग तो नहीं समझ में आता। अगर साथ रहेंगे भी तो कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। तो पति के साथ ही जीवन व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने पूछा आगे का जीवन सुख में रहेगा या दुख में। यहाँ पर एक बहुत गंभीर प्रश्न है, जिन्होंने भी जन्म कुंडली को खोला हो वो देखें।
कि तुला लग्न की कुंडली में शनि की महादशा इनको प्रारंभ होने वाली है 9 अगस्त 2026 के बाद से। अभी गुरु में राहु का अंतर 9 अगस्त 2026 तक है, तब तक तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। कन्या राशि के होने के चलते आपको ढैया 7.5 इत्यादि कुछ नहीं है, परंतु गुरु की महादशा में राहु का अंतर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, जो कि आपको मानसिक अशांति, कष्ट, परेशानी, बेचैनी, ग्रह कलह की स्थिति आपके साथ में क्रिएट कर रहा होगा। तो ये भाई अगस्त 2026 तक तो होने वाला है। अब अगस्त 2026 जब आपकी 54 की एज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद का यदि हम विचार करते हैं तो तुला लग्न की जन्म कुंडली के लिए शनि की महादशा जो है वो योग कारक ग्रहों में से एक है, या सामान्यतः हम कह सकते हैं कि यदि तुला लग्न के व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि की महादशा आ जाए तो वही पीरियड उस व्यक्ति की लाइफ का गोल्डन पीरियड होने वाला है। अब आपकी कुंडली में देखा जाए तो शनि अष्टम स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। वैसे तो अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है और शनि आयु के कारक है, तो अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो अपने कारक भाव में जाकर के बैठे, परंतु अष्टमस्थ शनि पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। दृष्ट वो गुरु की दृष्टि से भी है, परंतु अष्टम भावस्थ शनि पर राहु की दृष्टि का पड़ना ये कहीं ना कहीं जब शनि की महादशा प्रारंभ होगी तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको देने वाली है। पहली चीज जिसको कि नोट करके रखना चाहिए। अब योग कारक ग्रहों में से एक है और सुख भाव के स्वामी हैं, तो जो इनका प्रश्न है सुख में बीतेगा या दुख में, तो सुख में तो बीतना चाहिए, परंतु शनि स्वतः दुख के कारक हैं। जिस तरह से शुक्र को सुख का कारक कहा गया है, उसी तरह से शनि दुख के कारक है और अष्टम भाव से साधना का विचार किया जाता है। और ये शनि जो अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, ये शुक्र के राशि में अतिमित्र होकर के बैठे हुए हैं। वृषभ राशि में शनि का होना कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं ही है। ओवरऑल आपकी कुंडली जिस बात को शो करती है कि अष्टम के शनि पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, यदि आप साधना के पथ पर, पूजा पाठ, धर्म कर्म, आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ती हैं, नवम भाव के स्वामी की स्थिति ठीक है, तो अगर आप आध्यात्म के पथ पर, धर्म के पथ पर, पूजा पाठ के पथ पर, साधना के पथ पर यदि आप आगे बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सुख और सुकून मिलेगा वो इसी चीज में मिलेगा। लेकिन यदि आप भौतिक सुख सुविधाओं के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको फिर परेशानी का सामना होगा और उस तरह का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। तुला लग्न की कुंडली में वैसे भी भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत अत्यधिक होती है। सूर्य आपकी कुंडली में बली है और मुझे बहुत अच्छी पोजीशन में भी आपके सूर्य दिखाई पड़ते हैं, जिसके चलते यदि आप आध्यात्म और साधना की फील्ड में आगे बढ़ें तो बहुत जल्दी आपको इसमें ग्रोथ देखने में मिल जाएगी। तो अभी गुरु में राहु में तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, बट शनि की महादशा में यदि आप साधना से जुड़ती हैं, आध्यात्म से जुड़ती हैं, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष इत्यादि को, क्योंकि उसके भी सीखने के आपके योग हैं, अगर ऑकल्ट साइंस इत्यादि से जुड़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति हो जाएगी। परंतु यदि आप केवल और केवल भौतिक सुख की चाहत शनि की महादशा में रखेंगी तो आपकी कुंडली के आधार पर वो बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ऐसा ही है कि बस साथ है, एक चल रहा है साथ में, बस ऐसा ही, बहुत ज्यादा अच्छा दाम्पत्य जीवन की हम कल्पना यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। सबसे पहले तो आप हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए सही कहीं ज्यादा मैं बेहतर देख रहा हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से। और साथ ही साथ आपको बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करनी चाहिए और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का नित्य 3 बार पाठ करना चाहिए। और चाहे तो पूर्णिमा का यदि आप व्रत भी रख लेते हैं तो वो उपाय करना भी आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये रानी जी की है। रानी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1982। जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 6:30 और जबलपुर मध्य प्रदेश। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है आपकी। लग्नेश का लग्न में होना भद्र योग, नवमांश में वो स्वग्रही है, बट लग्न आपका 0 अंश पर है। राशि आपकी वृषभ बनती है, तो भूमि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, लग्न 0 डिग्री पर है। चलित में लगभग बहुत सारे ग्रहों ने राशि का परिवर्तन कर लिया है। ठीक है, उस पर हम अगर जरूरत होगी तो अध्ययन करते समय चर्चा करेंगे। और गुरु में शुक्र का अंतर इनको प्रेजेंटली चल रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है कि बेटा जीवन बहुत कष्टदायक सा है, वो इसलिए क्योंकि पैसे आते तो हैं, थमते नहीं, कहीं हमारे स्वास्थ्य में लग जाता है यही और कोई काम में, धन का कोई माध्यम ही नहीं समझ आता, सोचो अगर व्यवसाय का तो डर बैठा रहता है, कुछ बताओ धन का कुछ जीवन में लिखा है या नहीं। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं आपके क्वेश्चन में, तो आप एमपी से ही हो तो आपकी हिंदी तो प्रॉपर होनी चाहिए थी। अब आप यहीं पर हैं या कहीं और हैं ये क्लियर नहीं है, क्योंकि स्वदेशपति जाकर के धन स्थान में हो, विदेशपति द्वितीय भाव में ही बैठे हैं।
फिर से पढ़ते हैं कि जीवन में बहुत कष्ट है, इनका कहना है, क्योंकि पैसे आते हैं थमते नहीं। आपकी कुंडली में लाभेश तो जाकर के बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो पैसा आता तो है, बात तो बिल्कुल ठीक है। और व्यय भाव का स्वामी व्यय भाव में ही है शुक्र के साथ में जी, तो खुद पर ही खर्च होता है। धनपति 12 में बैठे हैं ना जाकर के, धनेश 12 में, तो धन संचित तो नहीं हो पाएगा आपका। व्यवसाय करने की इच्छा है आपकी तो बिल्कुल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, व्यवसाय करिए। जरूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ धन को संचित करके ही जीवन में सफल हो सकते हैं। कुछ इस तरह से भी आप अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर वो धन आपके लिए संचित ही ना हो। 12th हाउस, एफडीज, आरडीज आप इत्यादि में आप धन को संचित कर सकते हैं। बहुत ज्यादा धन संचयन तो आपकी कुंडली में नहीं है। देखिए, ये आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब आप अपनी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशंस को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो जीवन की जंग बहुत हद तक आसान हो जाती है। तो कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस को तो आपको स्वीकार करना ही चाहिए कि आपकी कुंडली में धन का संचयन नहीं लिखा हुआ है। धन भाव का स्वामी व्यय भाव में व्ययेश के साथ युति बना करके बैठा हुआ है, और अपने ऊपर ही धन का खर्च होता है, ये भी बात है। तो धन का संचयन तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत आप बिल्कुल संचित कर सकते हैं। रही बात व्यापार की, ऐसे केसेस में आपको, क्योंकि आपका लाभेश भाग्य भाव में चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, वृषभ राशि है आपकी, और रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म है, तो पैतृक संपत्ति के रूप में पैसा मिल जाता है, ये देखने में आता है। क्योंकि चंद्रमा अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखें तो द्वितीय भाव में गए हैं। और दूसरी चीज, अगर आपकी कुंडली से देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थिर संपत्ति के रूप में आप अपने धन को थोड़ा बहुत संचित कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कुंडली में व्यवसाय पे हम चर्चा कर लेते हैं, तो आपकी कुंडली बताती है चंद्रमा आपका उच्च राशि में वर्गोत्तमी है, तो चंद्रमा से संबंधित ही व्यापार आपको करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित किसी भी तरह की लिक्विडिटी से संबंधित यदि आप व्यापार करते हैं, खाने पीने का व्यापार भी आपकी कुंडली में मुझे ठीक दिखाई देता है, ड्यू टू शुक्र पोजीशन बेटर दिखाई दे रही है मुझे। कहीं ना कहीं आपको इन दो चीज़ों से संबंधित, लिक्विडिटी, खाने पीने से संबंधित, मिल्क, दूध इत्यादि का व्यापार आप कर सकते हैं, चावल इत्यादि का व्यापार आप कर सकते हैं, जनरल स्टोर्स का व्यापार भी आपकी कुंडली में बुध लग्नगत होने के चलते बनता है। तो आप व्यापार शुरू करिए, यही परफेक्ट समय है व्यापार अगर आप शुरू करना चाहें तो करिए। किसी भी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है व्यापार को शुरू करने के लिए। और अगर थोड़ा सा वेट करना है तो वेट भी वैसे मैं कहूँगा कुंडलियों को देखते हुए आपकी, कि आपको इसी समय पर व्यापार की शुरुआत कर देनी चाहिए, धन का संचयन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। श्री सूक्त का नित्य शुक्रवार से प्रारंभ करके श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जला करके करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो आपकी कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन है, देखिए जो मैं कहूँगा हो सकता है आपको उससे बुरा लग जाए, बट ऐसा व्यक्ति जब भगवान की पूजा पाठ से जुड़ता है तो कहीं ना कहीं वो सकाम पूजा होती है, कामनाओं के वशीभूत वो भगवान की पूजा करता है। तो वो आपकी कुंडली में, तो आप उससे जुड़ जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करिए, श्री सूक्त इत्यादि का पाठ करने से आपके पास में धन की स्थिति को और हम बेटर होते हुए आने वाले समय में देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये मनोज कुमार की आईडी से अमृत राज जी की है। तो अमृत राज इनके बेटे की कुंडली होगी, 2012 का जन्म है। तो मनोज कुमार जी आप ही देख रहे होंगे, तो आप देखिए, इनको भी दिखाइए। अमृत राज नाम से जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 13 जनवरी 2012, 11:44 AM। और जन्म स्थान नहीं दिया है इन्होंने। आप लोगों को प्रश्न करने की इतनी जल्दबाजी होती है कि अब क्या कहा जाए इसमें। मैं डेली लेके देखता हूँ, अगर सही हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है फिर। क्योंकि आ गई है तो छोड़ेंगे नहीं। मीन लग्न की जन्म कुंडली है और राशि जो बन रही है वो सिंह बन रही है। लग्न का मान 24 अंश 10 कला है। पॉसिबिलिटीज हैं, यदि बर्थ प्लेस ऊपर नीचे हो तो नवमांश बदल जाएगा। तो यदि कुंडली गलत हो जाती तो कोई बात नहीं। इन्होंने लिखा है पढ़ाई में ध्यान देता ही नहीं है, कृपया समाधान बताएं। शिक्षा भाव के स्वामी षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। शिक्षा भाव पर केवल और केवल राहु की दृष्टि है। शुक्र में केतु का अंतर मार्च 2024 से चल रहा है, उसके पहले शुक्र में बुध का अंतर। तो शुक्र की महादशा मीन लग्न के लिए बहुत ज़्यादा कारक दशाओं में से एक नहीं है। अगर शुक्र 12th हाउस में जाकर के बैठे हैं, विपरीत राजयोग की बात करें तो अभी उम्र बहुत छोटी है। और अष्टम स्थान में शनि है, सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना, गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शिक्षा भाव पर राहु। बिल्कुल गणेश जी की आराधना कराइए। शिक्षा बहुत अच्छी तो होते हुए नहीं, शिक्षा में परेशानियां हैं, कई उपाय यहाँ पर करने होंगे। शिक्षा को ठीक करने के लिए थोड़ी सी काउंसलिंग भी करनी होगी, बातचीत करनी होगी बच्चे से आपके। बट मैं 2 चीज़ें आपको बताता हूँ, उनको अभी करिए। कि इसको गुरुवार के दिन या गुरुवार से प्रारंभ करके प्रत्येक गुरुवार को ही कराइए। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान कराइए। केसर मिश्रित जल शिव जी पर अर्पित कराइए गुरुवार के दिन और सोमवार के दिन।
बेटे के हाथों से। और तीसरी चीज, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, ये इसको जाप करना आज से सिखा दीजिए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित कराइए। 12 साल की उम्र है, ये सभी उपाय इससे आराम से कराए जा सकते हैं। इन उपायों को कराइए, फिर आगे स्थिति देखते हैं क्या बनती है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, इन चारों ही चीज़ों को किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए मैं इस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित रहूंगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।